हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले एक वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके अंदर लाइट के इवेंट रिफ्लेक्शन को हम लोगों ने फुल डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए, आपका रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, ताकि आप इन दोनों इवेंट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, और उससे क्या होता है डिफरेंस करके आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सभी क्लास की जो साइंस, मैथ और फिजिक्स के वीडियोज़ रेगुलर मिलते रहेंगे। प्लीज़ अगर ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए, ये जो टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12th क्लास की फिजिक्स में भी आपके एक चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, उसके अंदर ये टॉपिक जो है कॉमन है, और 10th क्लास की जो साइंस की बुक है उसके अंदर चैप्टर है लाइट, उसके अंदर भी ये सेम टॉपिक है, कोई डिफरेंस नहीं है उन दोनों में। तो ये दोनों क्लास के लिए ही इम्पोर्टेंट है, दोनों क्लास के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, रिफ्रैक्शन हम लोग देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले आपको मैं प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा अगर कोई वीडियो बाद में देखना चाहता है रिफ्रैक्शन का, तो पहले थोड़ा सा क्या होगा समझ में आ जाएगा, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको। तो देखो, रिफ्लेक्शन में क्या था कि हम लोग ले रहे हैं कि दूसरा जो मीडियम है ना, यहाँ पर दो मीडियम का सेपरेशन है, और दूसरा जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेंसर है। यानी कि ऐसा मान सकते हो कि आप एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के पीछे की साइड पॉलिश होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंसर मीडियम हो गया वो, क्योंकि लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में नहीं जा सकती है क्रॉस करके यहाँ से। अब अगर ऐसी सिचुएशन है और कोई लाइट रे आती है यहाँ से, अब देखिए लाइट को हम लोग हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता हुआ ही मानते हैं कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है। तो ये इस तरीके से लाइट रे आ रही है, और जिस भी पॉइंट पर लाइट रे आ रही है मीडियम में, वहाँ पर हम लोग नॉर्मल मानते हैं। तो ये हम लोगों ने नॉर्मल बना दिया, जिसको हम लोग एन और एन डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे है, ये इंसिडेंट लाइट रे, और जो भी एंगल ये बनाती है उसको हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब क्योंकि जब वो यहाँ पर ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब आती है, सिर्फ ऐसी सिचुएशन में ही रिफ्लेक्शन होगा। डेंसर टू रेयर आएगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए अपने को यहाँ पर यही कंडीशन लेनी पड़ती है कि रेयर से डेंसर पर आए, और डेंसर बहुत ज़्यादा डेंसर मीडियम होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए, ये इस तरीके की कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि ये इंसिडेंट लाइट रे इस सरफेस से टकरा कर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, और जितने एंगल बनाते हुए आती है उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली जाती है। ये आई एंगल था, इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, आर एंगल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। और यहाँ पर रूल होता है आई इक्वल्स टू आर, जितना एंगल बनाते हुए आती है उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली जाती है। तो ये तो था हमारा छोटा सा एक तरीके से क्विक रिवीजन था रिफ्लेक्शन के लिए। अब हम लोग आज का हमारा टॉपिक देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस टॉपिक को अगर आपको फुल डिटेल में पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखो। अब देखो, हम लोग देख रहे हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन भी एक तरीके का इवेंट है। अब हम लोग देखो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है सेपरेशन ऑफ मीडियम। ठीक है, कि यहाँ जो है दो तरीके के मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, यानी कि ऊपर की साइड अलग मीडियम है और नीचे की साइड अलग मीडियम है। दोनों कंडीशन हम लोग लेकर समझेंगे जब यहाँ ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे की साइड डेंसर मीडियम है। ये मीडियम फर्स्ट है जो है ये किस टाइप का है, ये रेयर टाइप का है, और जो मीडियम सेकेंड है वो डेंसर टाइप का है। प्रीवियस वीडियो में मैंने रेयर और डेंसर को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। फिर से आपको मैं बता देती हूँ जो इसी वीडियो से शुरू कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को हम लोग इस तरीके से समझते हैं
कि जिस भी मीडियम के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर है, जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है, वैसे वाले मीडियम को हम लोग रेयर मानते हैं, ठीक है। और जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, ठीक है, तो उस तरीके के मीडियम को हम लोग डेंसर बोलते हैं। यानी कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो वाटर जो है वो कंपैरिजन में हनी के, यानी कि हनी के कंपेयर में वाटर जो है वो रेयर मीडियम है, ठीक है, हनी के कंपेयर में, क्योंकि हनी जो है वो देखो थोड़ा सा गाढ़ा होता है और वाटर जो होता है वो थोड़ा सा कम गाढ़ा होता है उसके कंपैरिजन में, यानी कि उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हैं हनी के कंपैरिजन में, ठीक है। इसका मतलब उसके लिए वो रेयर मीडियम है। लेकिन अगर एयर की बात करें तो देखो वाटर के कंपैरिजन में एयर वो और भी रेयर मीडियम है, ठीक है। अगर वाटर के साथ कंपैरिजन करते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर का, एयर का, तो वो और भी ज़्यादा रेयर मीडियम हो जाएगा, क्योंकि एयर के लिए मॉलिक्यूल्स और भी बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। आपको पता है 3 तरीके की स्टेट होती हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज़्यादा पास पास होते हैं, लिक्विड में उससे थोड़े दूर होते हैं, और गैस जो होती है स्टेट उसमें बहुत ज़्यादा दूर दूर होता है, बहुत कम इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच। तो उसी तरीके से ये रेयर और डेंसर मीडियम हम लोग, तो फर्स्ट मीडियम हम लोगों ने रेयर ले रखा है, सेकंड मीडियम डेंसर ले रखा है। अब हम लोग देखो ये नॉर्मल बना लिया हम लोगों ने, ये नॉर्मल एन और एन डैश 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन जाती है वो होता है नॉर्मल अपना, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइट रे आ रही है, इस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये इंसिडेंट लाइट रे है और आई एंगल बनाते हुए आई है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे, और ये आई एंगल बनाते हुए, यानी कि इंसिडेंट एंगल हमारे पास में आई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, अब यहाँ पर अच्छे से आप लोग समझना, देखो ध्यान दो, यहाँ पर रेयर मीडियम है यानी कि भीड़ कम है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर है यानी कि थोड़ी सी भीड़ कम है। यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। अब आप समझो, देखो अगर आप चल रहे हो और आपको अगर सड़क पर चल रहे हो और भीड़ वाली सड़क पर अगर आपको चलना होगा तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे चलोगे, क्योंकि आपको जगह नहीं मिलेगी ना चलने की, टकराव हो सकता है, और भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर भी मीडियम के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनसे टक्कर हो सकती है ना, जो लाइट रे आ रही है उनकी। तो यहाँ पर डेंसर मीडियम है तो यहाँ पर धीरे धीरे चलेगी, रेयर मीडियम में अपनी फुल स्पीड से चल सकती है वो। अगर खाली सड़क हो, एकदम खाली सड़क हो, तो वो फुल स्पीड से चल सकती है, यानी कि खाली सड़क कौन सी होगी यहाँ पर अपने लिए, वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम को हम लोग एकदम से खाली सड़क मान सकते हैं ना, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई भी, वैक्यूम कौन सा मीडियम मानते हैं हम लोग, जहाँ बिल्कुल भी कोई भी तरीके का मॉलिक्यूल नहीं होता उसको हम लोग वैक्यूम मानते हैं। तो वैक्यूम के अंदर तो देखो अपने फुल स्पीड से, तो फुल स्पीड कितनी है लाइट की, c से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी होती है उसकी वैल्यू, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी होती है। यानी कि अगर वैक्यूम हम लोग समझे जब तो इतनी स्पीड होगी, बाद में अगर मीडियम चेंज होगा तो मीडियम के अकॉर्डिंग स्पीड होगी, ठीक है, जिस तरीके का मीडियम उतनी ही उसकी स्पीड होगी लाइट की। तो यहाँ पर रेयर मीडियम है, थोड़ी ज़्यादा स्पीड से चल रही है। अब जैसे ही वो इस मीडियम के अंदर आएगी, आ सकती है, देखो यहाँ पर कोई हम लोगों ने पॉलिश नहीं कर रखी कि वो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का इवेंट होगा और ये टकरा कर वापस लौट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर डेंसर मीडियम है लेकिन आराम से लाइट जो है वो जा सकती है। तो ये जब जैसे ही इसके अंदर आएगी, अब इसकी स्पीड पर फर्क पड़ेगा, स्पीड पर अगर फर्क पड़ेगा तो इसके पाथ पर भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आ रही है स्पीड से, और इतनी स्पीड से है कि ये नॉर्मल के साथ में आई एंगल बना रही है, लेकिन जैसे ही वो इसमें एंटर करेगी स्पीड कम हो जाएगी थोड़ी सी, देखो ये उदास हो गई है और एंगल भी इसने अपना थोड़ा सा कम कर लिया है। जैसे ही स्पीड कम होगी ना तो नॉर्मल की तरफ ये झुक जाएगी, क्योंकि अब इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, थक रही है बेचारी थोड़ी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि स्पीड इसकी कम हो गई है, इसलिए नॉर्मल की तरफ थोड़ी झुक जाएगी। ये आई एंगल बनाते हुए आ रही थी लेकिन आर एंगल बनाते हुए वापस इस दूसरे मीडियम में आ जाएगी, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन के लिए किया है, रेयर से डेंसर में जब जाती है तब। अब देखो ये पाथ में चेंज हो गया इसका, यहाँ से ये आई एंगल बनाते हुए आई थी, और अगर ये सेपरेशन ऑफ मीडियम नहीं होता तो ये इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती, क्योंकि लाइट का पाथ हम लोग स्ट्रेट ही मानते हैं।
तो अगर ये इस तरीके से सीधी चली जाती, पर क्योंकि अब मीडियम सेपरेट हो गया है, दूसरा मीडियम हमारे पास में आ गया है, तो ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना पाथ चेंज कर लेते हो। तो देखिए रिफ्रैक्शन इसी को ही बोलते हैं कि जब कोई लाइट रे, तो डेफिनेशन देखो क्या बनेगी इसकी, कि जब कोई लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है, एंटर करती है, तो चाहे वो रेयर टू डेंसर हो या डेंसर टू रेयर हो, वो अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, अपने पाथ से हट जाती है, ठीक है। और वो अपने मीडियम के अकॉर्डिंग ही होगा कि वो नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, वो उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, कि वो अपने जब मीडियम चेंज होता है तो वो अपने पाथ से हट जाती है, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद हम लोग करेंगे डेंसर टू रेयर के लिए करेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऊपर की साइड जो मीडियम ले रहे हैं वो तो हम लोग ले रहे हैं डेंसर मीडियम, और ये वाला हम लोग ले रहे हैं रेयर मीडियम, ठीक है। ऊपर की साइड जो मीडियम ले रहे हैं वो तो डेंसर ले रहे हैं, और नीचे की साइड जो मीडियम ले रहे हैं वो रेयर मीडियम हम लोग ले रहे हैं। फिर से वही नॉर्मल बना लेते हैं, ये एन है हमारे पास और ये एन डैश, ठीक है, ये नॉर्मल बना लिया। अब कोई लाइट रे हम लोग लेके आ रहे हैं, देखिए यहाँ से इस तरीके से ये आई एंगल बनाते हुए एक लाइट रे आ रही है यहाँ से, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये आई एंगल बनाते हुए आ रही है, इंसिडेंट एंगल हमारे पास में आई है। अब देखो ये डेंसर मीडियम है, यानी कि भीड़ है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग अपनी लैंग्वेज में देखो समझ के आप लोग करोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी आगे कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, आप भूलोगे भी नहीं। लेकिन अगर आप उस चीज़ को अगर आप रटोगे सिर्फ, तो उससे क्या होगा, बाद में जाके आप भूल जाओगे, आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो आप लोग जिस भी तरीके से आप समझते हो उसको ट्रिक से समझो, आप समझो उस चीज़ को, दिमाग में आप उसको इमेजिन करो माइंड में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डेंसर मीडियम है, भीड़ ज़्यादा है, यानी कि स्पीड कम है। अब जैसे ही इस मीडियम में आएगी उसकी स्पीड इस मीडियम से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए ना, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में रेयर है। अगर इसके पास में यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है तो देखो ये क्या होगा, यहाँ से नॉर्मल से थोड़ी सी दूर हट जाएगी, थोड़ी एनर्जी ज़्यादा हो गई ना यहाँ पर, इस मीडियम में एंटर करते इसके पास एनर्जी ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, यानी कि आर एंगल, यानी कि थोड़ा सा देखो ये इस तरीके से आनी चाहिए थी, इस तरीके से, ठीक है। इतना एंगल बनाते हुए सीधी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि अब रेयर मीडियम में एंटर कर चुकी है, इसलिए ये यहाँ पर एंगल जो है इसका बढ़ जाएगा, थोड़ी सी इसकी स्पीड भी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरा वाला हम लोगों ने देखा है डेंसर टू रेयर के लिए। आई होप कि आपको यहाँ तक का जो मेन जो इसका टॉपिक है ना वो एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग जैसे देखो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के लिए रूल पढ़े थे ना, उसी तरीके से हम लोग अब रिफ्लेक्शन के लिए भी रूल पढ़ेंगे। तो देखिए, तो फर्स्ट रूल तो इसका सेम ही है, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रूल क्या है इसका, जो रिफ्लेक्शन के लिए था वही है कि इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल वो एक ही प्लेन में होने चाहिए और एक ही पॉइंट पर मिलने चाहिए। देखो तीनों जो रे थी हमारे पास में, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, एक ही पॉइंट पर ली थी हम लोगों ने। यहाँ पर देखो इस तरीके से एक ही पॉइंट पर ली है, रिफ्लेक्शन में भी एक ही पॉइंट पर ली थी। तो इसी तरीके फर्स्ट रूल क्या होगा हमारा, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल should lie on the same plane and meet at a point। एक ही पॉइंट पर मिलने चाहिए और एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड रूल हम लोग देखते हैं इसका। फर्स्ट रूल तो सिंपल सा इसका, सेकंड रूल को हम लोग को अच्छे से एकदम अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर सेकंड रूल जो है, यहाँ पर स्नेल्स लॉ है, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक लॉ है स्नेल्स लॉ। उसके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर,
जो इंसिडेंट एंगल है यानी कि मीडियम फर्स्ट में जो हमारे पास में एंगल बन रहा था, ये इंसिडेंट एंगल का साइन हम लोग को लेना है यहाँ पर, ठीक है, साइन रेशियो। इस इंसिडेंट एंगल का साइन और अपॉन में जो रिफ्रैक्टेड एंगल है हमारे पास में आर, उसका साइन का रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। यानी कि अगर इसको हम लोग फॉर्मूले के रूप में लिखें तो देखो कैसे लिख सकते हैं, इंसिडेंट एंगल का साइन यानी कि साइन आई अपॉन रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन यानी कि साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। अब ये कॉन्स्टेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे। देखो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एक कॉन्स्टेंट होता है। वो कॉन्स्टेंट क्या होता है यहाँ पर, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक नई चीज़ हमारे पास में आई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या चीज़ है, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप लोग अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करो, ताकि क्या है, इसका आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ताकि आपको आगे कभी भी ऑप्टिक्स में इस फील्ड में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड या रिफ्लेक्शन कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली कभी भी, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स होता है कोई भी चीज़ के बारे में इंडिकेट करने वाली कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहा हो। अब यहाँ पर मीडियम की बात कर रहे हैं, यानी कि मीडियम के बारे में इंडिकेट करने वाला कोई एक नंबर, ठीक है। तो मीडियम के बारे में क्या जान रहे हैं हम लोग, किस चीज़ से मतलब है हम लोग को इस टॉपिक में, मीडियम में क्या चाहिए हमें को, डेंसर है या रेयर है, उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। और किस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पर, है, क्योंकि आई और आर किस पर डिपेंड करेंगे। देखो अपने पहले इस चीज़ को हम लोगों ने साथ में लेकर चले थे कि भाई एंगल डिपेंड करेगा कि स्पीड कितनी है उसकी, ठीक है, उसी चीज़ पर फर्क पड़ेगा। और स्पीड किस पर फर्क पड़ रहा है, मीडियम कैसा है, रेयर है या डेंसर है, उसके अकॉर्डिंग उसका एंगल होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड होगी। यानी कि कोई मीडियम कितना रेयर है कितना डेंसर है उसके अकॉर्डिंग उसका एंगल होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर डेंसर मीडियम होगा तो एंगल कम बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना, एंगल कम बनेगा। यानी कि आई एंगल जितना बड़ा होगा यहाँ पर वो मीडियम डेंसर कम होगा, ठीक है। अगर डेंसर ज़्यादा होगा यहाँ पर तो ये कम होगा, ठीक है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक बार मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ कि इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इस तरीके से रिलेट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है जो कि उस मीडियम के डेंसर और रेयर के बारे में आपको बताता है, ठीक है, कि कितना डेंसर है कितना रेयर है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगल होता है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर ये n की वैल्यू ज़्यादा हो किसी मीडियम के लिए, ये n की वैल्यू ज़्यादा होगी यानी कि वो डेंसर ज़्यादा होगा, ठीक है। जिस भी मीडियम के लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगी, अब देखो ये ऑटोमेटिकली 1 से डिवाइड हो रहा है ना, यानी कि ये वैल्यू उतनी कम आएगी, ये वैल्यू जितनी कम होगी ये वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा डेंसर उतनी कम आई की वैल्यू, यानी कि उतना कम एंगल बनाएगा ये, ठीक। तो इस तरीके से होता है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है लाइट स्पीड इन वैक्यूम अपॉन लाइट स्पीड इन मीडियम। अब इस चीज़ से क्या देखो क्या मतलब निकल रहा है, एक तरीके से जो चीज़ थ्योरी हम लोग समझ रहे हैं ना उसी से ये फॉर्मूला बना है। लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर, अभी हम लोगों ने ये कहा था कि सबसे खाली जो जगह है ना, एकदम खाली सड़क, वो है वैक्यूम, क्योंकि उसके अंदर कोई भी तरीके का कोई भी मॉलिक्यूल उसके अंदर नहीं है, ठीक है, एकदम खाली है। यानी कि कोई भी तरीके का इसके अंदर इसको कोई भी तरीके की डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है चलने के अंदर लाइट को, और फुल स्पीड से चलेगा। और अब देखो जो भी मीडियम हमने ले रखा है उसके अंदर कितनी स्पीड है, यहाँ पर लाइट की स्पीड इन मीडियम, जो भी मीडियम आपने ले रखा है, चाहे वो एयर ले रखा है यहाँ पर, चाहे वाटर ले रखा है, चाहे ग्लास ले रखा है, या कोई अदर मीडियम आप लोगों ने ले रखा है, तो वो वाली उस मीडियम में कितनी स्पीड है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं एक तरीके से हम लोग। देखो इसका रेशियो ले रहे हैं ना, यानी कि वैक्यूम वाले से कंपेयर कर रहे हैं। आइडियल सिचुएशन से ही हमेशा कंपेयर करते हैं, कोई भी आइडियल स्टूडेंट होता है उसी से कंपेयर किया जाता है कि इसके तो इतने आए हैं, उसके कंपैरिजन में दूसरे स्टूडेंट के कितने आए हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं कि वैक्यूम जो कि सबसे आइडियल मीडियम है यहाँ पर, जिसके अंदर बिल्कुल भी इसको डिफिकल्टी नहीं होती है, ठीक है, वहाँ पर कितनी स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है, और उसके कंपैरिजन में उस मीडियम में कितनी स्पीड लाइट को मिल पाई है, उससे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाता है। कंपैरिजन हो गया तो अपने को पता चल जाता है कि वो मीडियम कितना रेयर है कितना डेंसर है, आइडियल सिचुएशन से कंपेयर करके। तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
ठीक है। अब देखो ये ऑपोजिट में क्यों आया, यहाँ पर आई फर्स्ट मीडियम के लिए था, लेकिन यहाँ पर ओपोन में ऊपर कौन सा आया है, हमारे पास सेकंड मीडियम का आया है। क्यों? क्योंकि देखो इस तरीके का रिलेशन होता है, इसलिए ये उल्टा हो गया। यहाँ पर ये साइन आई के लिए 1/n1, फिर ये 1/n2, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, तो ये n2/n1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, इसलिए ये उल्टा हो गया n2/n1, क्योंकि इस तरीके का रिलेशन होता है एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक बार फिर से देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम के रेयर और डेंसर होने के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और वो किससे हम लोग कंपेयर करके पता लगा रहे हैं, वैक्यूम से पता लगा रहे हैं कि वैक्यूम के कंपैरिजन में कोई मीडियम में कितनी स्पीड रह पाई है। ठीक है, उससे पता चल रहा है। तो देखो यहाँ पर लाइट की स्पीड वैक्यूम में तो c होती है, जिसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीडियम में v से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया n = c/v। अब अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम के लिए अगर लिखना चाहें, ठीक है, तो फर्स्ट मीडियम के लिए लिखेंगे तो n1 = c/v1। फर्स्ट मीडियम में स्पीड v1 है, c तो कांस्टेंट है ही, क्योंकि वैक्यूम में तो स्पीड कांस्टेंट है, c 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, उसी तरीके से n2 मीडियम सेकेंड मीडियम के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेते हैं, तो n2 = c/v2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin i/sin r ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम लोग रख देते हैं, तो c/v2, क्योंकि देखो पहले ऊपर n2 है ना, यहाँ पर सेकेंड मीडियम वाला आता है यहाँ पर, तो n2 के लिए रख दिया c/v2/c/v1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, c/v2 × v1/c, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पर 2 बार रेशियो है, तो ये उल्टा हो जाता है ना, और मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, तो ये नीचे वाला उल्टा हो जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ से c से c कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, v1/v2। तो 2 हमारे पास में फॉर्मूले बन गए हैं इसके। sin i/sin r = n2/n1, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में। अगर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो v1/v2, और ये जो वैल्यू आती है ये एक कांस्टेंट ही होती है हमेशा। ठीक है, ये एक कांस्टेंट ही होती है हमेशा। ये n2 और n1 दोनों मीडियम के लिए एक तरीके से एक कांस्टेंट ही है, एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए तो कांस्टेंट ही होएगा ये, और उनका रेशियो भी एक नया कांस्टेंट होगा। तो ये वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट होती है, जिसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। देखिए कुछ बुक के अंदर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके अंदर कंफ्यूज होना नहीं है। आप इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और एन से भी रिप्रेजेंट करते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये v1/v2 एज इट इज़ μ2/v1 लिखा हुआ मिल सकता है आपको बुक के अंदर, तो आप ऐसे नहीं सोचो ये कोई नई चीज़ आ गई है, ये तो कुछ अलग ही है, वो नहीं है। इसको रिप्रेजेंट दोनों से ही कर सकते हैं, μ2/μ1, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1μ2, क्योंकि जो नया कांस्टेंट आएगा ना, ये एक तरीके से इनका कंपैरिजन है। 1 का फर्स्ट मीडियम का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग सेकंड मीडियम के साथ, है ना, तो ये उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कंपैरिजन हो गया। तो ये फर्स्ट मीडियम का कंपैरिजन है सेकंड मीडियम के साथ, तो इसको 1μ2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और उसके बाद देखो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इसको वेवलेंथ के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पर कैसे लिखते हैं, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v = यहाँ पर हमारे पास में न्यू लैम्डा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से v = होता है हमारे पास में न्यू लैम्डा, या फिर हम लोग लिख सकते हैं न्यू = v/λ। ठीक है, ये वेव नंबर होता है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसके फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें अगर, तो कोई भी लाइट रे आ रही है उसके लिए, तो ये न्यू तो कांस्टेंट है ही हमारे पास। ठीक है, मीडियम में जाने के बाद में उसके लिए लैम्डा जो है वेवलेंथ वो चेंज हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अगर फर्स्ट मीडियम के लिए लिखे तो v1 = न्यू λ1। ठीक है, और v2 = हमारे पास में न्यू λ2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक ये फॉर्म भी आ सकता है न्यू λ1/न्यू λ2, न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, λ1/λ2। इस फॉर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है।
आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस, कोई भी नया टॉपिक पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं माइंड में, जो भी आपके डाउट रह जाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मैं हमेशा कमेंट देखती हूँ। कोई भी स्टूडेंट ने अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा होता है तो मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो कमेंट करो। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।